हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अध्यालय। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कुछ अलग चीज करने वाले हैं। आप हेडिंग देख सकते हो, नीट 2019 पेपर डिस्कशन विद द सिंपलेस्ट अप्रोच पॉसिबल। तो आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है, वरना काफी लंबा हो जाता है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनफैक्ट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच केम इन नीट 2019 वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। एंड नॉट ओनली डिस्कस तो काफी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, बट हम डिस्कस करने के साथ हर क्वेश्चन का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लो, मोर और लेस 3 to 4 क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के जरूर आएंगे नीट में, तो होपफुली यू विल एंजॉय इट। तो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus a small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं तुम्हें। ये हमारा सीलिंग है मान लो, और इसमें एक वायर हैंग कर रहा है, ठीक है। अब इस वायर पे क्या मास है? देखो आप, मास m इज सस्पेंडेड, राइट। तो एक मास m हमने सस्पेंड कर दिया। इस वायर की एक्चुअल लेंथ स्टूडेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल L। बट तुम्हें पता है ना, जब इस मास को रिलीज करोगे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m, ड्यू टू इट्स ओन वेट, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो डाउन। और जैसे ये नीचे जाएगा, ये वायर इलोंगेट होगा। अब कितना इलोंगेट होगा ये डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी पे, लेकिन एक बात तो तय है कि इलोंगेट तो होगा, ठीक है, क्योंकि एक टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है इस वायर पे। चलो, तो ये भी गिवन है कि कितना इलोंगेट हो रहा है। इसने बोला है अंडर न्यू सिचुएशन द वायर गेट्स इलोंगेटेड बाय व्हाट लेंथ? स्मॉल एल लेंथ। मतलब ये जो एक्सटेंशन है वो स्मॉल एल है, ठीक है। तो टोटल न्यू लेंथ ऑफ द वायर कितना हो गया? कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। अब सुनो आप, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला है फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर। ठीक है भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम दिमाग लगाएंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? तो हाँ भाई, याद आया। ये देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे हम बोलते थे फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब अगर आप सोचो एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्या मैं यू को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बट बच्चों, यहाँ पे हमें निकालना क्या है? एनर्जी स्टोर्ड। हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो क्या मैं वॉल्यूम को इधर ले आऊं? ऑफ कोर्स, वॉल्यूम को इधर लाने के बाद इक्वेशन में एक और चीज आएगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब सवाल है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो हम लिखते हैं फोर्स। भाई आप इस वायर को देखो, ये वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, राइट। इस एरिया को मैं ए मान लेता हूँ। वायर ऐसे हैंग कर रहा है और इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैंने एक ब्लॉक को बांध दिया है। तो जो ब्लॉक की वेट है ना, वो इसी सरफेस पे तो लग रहा है, टिप ऑफ द पेन विच इज एक्चुअली सर्कुलर इन शेप। इस बात का ध्यान रखना, अगर इस वायर की रेडियस दी होती तो एरिया लिखते पाई आर स्क्वायर, बट क्योंकि रेडियस नहीं दिया है और वायर को हम हमेशा सिलेंड्रिकल मानते हैं, तो हम एरिया, the area of cross section of the wire, this is called a cross sectional area। बच्चों, इस एरिया को मैं अज्यूम कर लेता हूं a, ठीक है। तो स्ट्रेस को कितना लिख सकता हूं? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होगा? वेट ऑफ द ब्लॉक, दैट इज mg डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। अब कितना चेंज हुआ है लेंथ में? कितने से एक्सटेंड हुआ है? स्मॉल एल, ठीक है। एक्चुअल लेंथ क्या था? कैपिटल एल। तो बस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर आप बताओगे मुझे। ये लेंथ मान लो एल है, ठीक है। ये लेंथ मान लो आप एल है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? कितना होगा वॉल्यूम? लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एक्चुअली वॉल्यूम, राइट।
लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेंथ, एक्चुअल लेंथ में ले रहा हूँ बिकॉज स्मॉल एल इज वेरी स्मॉल, एक्चुअल लेंथ इंटू एरिया। तो यहाँ से भाई एरिया कैंसल हो जाएगा, लेंथ भी कैंसल हो जाएगा, और जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1/2 इंटू एम जी इंटू एल। तो भाई ऑप्शन चेक करते हैं तो मिलता है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है राइट। तो इस क्वेश्चन में छिपा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये U क्या है ये भी पता होना चाहिए। U इज एनर्जी डेंसिटी। अगर आपसे कभी एनर्जी पूछा जाए तो उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना मत भूलिए राइट। तो ये सॉल्यूशन समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन चैप्टर से है, और अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से था। तो ये क्या है देखो आप, अ मास m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when. चलो भाई इस पे एनालिसिस करते हैं थोड़ी सी। ये देखो आप एक सर्कुलर मोशन में दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा होगा, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वायर है हमारा, ठीक है। अ वायर इज अटैच्ड, मास m इज अटैच्ड टू द वायर, तो यहाँ पे m अटैच्ड कर दिया, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल। अब सोचो वायर के टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कब होगी, जब वायर में सबसे ज्यादा टेंशन है, यस और नो। वायर के टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा उसी पॉइंट पे होगी जिस पॉइंट पे टेंशन इज मैक्सिमम। तो बेसिकली हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंशन मैक्सिमम हो, हमें नहीं पता है कहाँ पे होता है, ठीक है। वैसे लॉजिकली कई लोग इसका आंसर दे सकते हैं, टेंशन इज मैक्सिमम एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड मिनिमम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, बट स्टिल हमें पता नहीं है। मैं तो एक स्टूडेंट की तरह सॉल्व करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मैं मान लेता हूं कि ये वो पॉइंट, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया एट एन एंगल थीटा, ठीक है। इस वक्त कुछ समझ में ना आए तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम, वेट विल एक्ट डाउनवर्ड्स, टेंशन विल एक्ट अलोंग द वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा, करेक्ट। अच्छा ये थीटा, तो ये भी, ये एंगल भी थीटा। तो क्या मैं mg के दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर दूं, वन इज दिस वन, दिस वुड बी mg cos थीटा एंड दिस वुड बी mg sin थीटा, ठीक है। अब आप mg sin थीटा को भूल जाओ, only concentrate on the forces along this direction, along this direction, and let the mass m be moving with a speed v at this instant. इसकी स्पीड को v मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा या अवे फ्रॉम द सेंटर, दो फोर्सेस हैं, ध्यान से देखो आप, एक टेंशन लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, एक mg cos थीटा लिख रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मैं पूछ रहा हूं कि नेट फोर्स किधर होगा, what will be the direction of net force here, can you tell me? Yes, the net force will always be towards the center, क्योंकि जब भी एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं T इज ग्रेटर देन mg cos थीटा। तो मुझे अगर न्यूटन्स लॉ लिखना हो तो मैं लिखूंगा T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमने लिखा है नेट फोर्स इक्वल टू ma, m इज m स्टूडेंट, सॉरी, मास इज m एंड एक्सीलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। अब आप सोचो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में आपको t मैक्सिमम चाहिए, t को ही तो मैक्सिमाइज कराना है, क्योंकि जब t मैक्सिमम होगा वायर टूटेगा, ठीक है, चांसेस होंगे टूटने के। तो ये mv स्क्वायर बाय r को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, बट ये cos थीटा वो तो कर सकते हो ना। सोचो जब cos थीटा होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, राइट। जब cos थीटा होगा मैक्सिमम तो ये RHS होगा मैक्सिमम, और जब RHS मैक्सिमम तो LHS मैक्सिमम, तो बस काम खत्म है। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 व्हिच अकर्स एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा बच्चों, 0 डिग्री तब होगा जब ये स्ट्रिंग ऐसा हो, क्योंकि मैंने एंगल देखो
इसी लाइन से मेजर किया है, ये थीटा एंगल था, अभी 0 डिग्री, करेक्ट। तो बस आंसर आ गया, एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट द टेंशन इज गोना बी मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में अगली बार नीट में पूछ दे मिनिमम कहाँ पे होगा, तो भाई मिनिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, आप करके देखना। -1 होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, थीटा कितनी होगी आप देखो, अभी नॉर्मल पोजीशन ये है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो थीटा इज हाउ मच, 180 डिग्री, cos 180 इज -1। और 0 कब होगा, जब ये स्ट्रिंग ऐसा होगा, राइट, इस तरह से क्वाड्रेंट पे, correct, इस situation में theta is 90 degree and the value will be 0. So in this particular question the correct answer is when the mass is at the bottommost point or the lowest point, option 3. but ध्यान रखना कि जो बाकी दो पार्ट बताए अगली बार वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन आए तो एज आई सेड यू, इट्स नॉट ओनली क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन के साथ हम उससे रिलेटेड जो पूछा जा सकता है नीट में वो भी करेंगे, ठीक है। काम खत्म, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो क्या है, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स विद सेम मोमेंटा, मोमेंटा मतलब लीनियर मोमेंटम का प्लूरल है, ठीक है, एंटर्स अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द पाथ। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल is how many times the charge of hydrogen, can you tell me? Is 2 times charge of hydrogen atom, है ना। आप हाइड्रोजन एटम को ऐसे लिखते हो और हीलियम को ऐसे लिखते हो, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई क्वेश्चंस में यूज आता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो ऑफ द रेडियस निकालना है। तो बात करो इस चैप्टर, इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन मैग्नेटिक से है। अगर एक प्रिसाइज टॉपिक की बात करूं तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ भाई, तो क्या है सॉल्व करने में, रेडियस निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला हमें डायरेक्टली मालूम है बच्चों, mv अपॉन qb, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। रेडियस इक्वल टू mv अपॉन qb। mv को क्या मैं मोमेंटम लिख सकता हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ मोमेंटम के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मोमेंटम का जिक्र किया है, मोमेंटा, सेम मोमेंटा, राइट। बस, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू, दोनों की मोमेंटम सेम है तो P अपॉन चार्ज, मान लो आप हाइड्रोजन एटम का Q है तो Q इंटू बी। सिमिलरली रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या लिख सकता हूं, P अपॉन 2Q इंटू बी। 2Q क्यों किया, क्योंकि अभी हमने लिखा है अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस होता है एज दैट ऑफ द चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मास 4 टाइम्स होता है, इसको भी याद रखना। चलो भाई, काम खत्म। तो अब क्या बचा, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, काम खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हार्डली 20 सेकंड लगेगा। तो ये भाई आएगा कितना, आई थिंक 2:1। सो 2:1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2:1। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास, आप पहले पढ़ लो, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, रोटेशन का क्वेश्चन है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ इन रोटेशनल फॉर्म। तो भाई पहले तो देखो, आप बॉडी आइडेंटिफाई करो, क्या है, डिस्क है, रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। एक इंपॉर्टेंट क्लू पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, रोल्स, मतलब ये रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हमें वर्क निकालना है ना, वर्क डन टू स्टॉप इट। कई मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने के, 3 मेथड से बना सकते हैं, बट आई विल टेल यू द सिंपलेस्ट पॉसिबल मेथड। हम यूज करेंगे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल फॉर्म। अगर आपको नॉर्मल वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम याद हो तो W net equal to change in kinetic energy, that is kf minus ki. This is what is the formula, correct? तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। W net equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy.
अभी और तो कोई वर्क डन है ही नहीं सिस्टम पे, द ओनली वर्क डन इज बीइंग डन बाय दैट पर्सन हु इज स्टॉपिंग द डिस्क। अब देखो पूछा है हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट बाय सम पर्सन, ठीक है, तो दैट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, ओनली वर्क डन वही होगा। तो हमारा ये जो डब्ल्यू नेट है ना, ये वही है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, तुम्हें स्टॉप करना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। बस काम खत्म। हमें किसी तरह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बॉडी रोल कर रहा है, उसकी सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रही है और वो घूम भी रहा है, इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय। डिटेल जाननी है तो आप मेरे इसी चैनल में आपको लिंक मिलेगा रोलिंग मोशन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आप उनको पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। अब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालना है ये भी मैंने लेक्चर में बताया है अपने, अगर आप नहीं जानते तो आप गो बैक एंड रीड इट आउट। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इट्स अ डिस्क, कैसा बॉडी है? डिस्क है, डिस्क है ना, हाँ डिस्क है। तो डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है 1/2। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग कितना आएगा बच्चों? हाफ। मास कितना है? मास इज 100 kg। ये जो v है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका स्क्वायर करना है और ऑफ कोर्स इसे मीटर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ऑप्शंस जूल में है, एसआई यूनिट। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर में करेंगे तो 20/100 होगा। 2 बार कर रहा हूं क्योंकि v स्क्वायर है, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो 1 + 1/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 जूल। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 जूल। सो के आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 जूल। तो डब्ल्यू नेट कितना आया? जो हमें डब्ल्यू निकालना था वो कितना आया? -3 जूल। 0 - 3 इज -3। तो आपसे पूछा हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। माइनस साइन ये बता रहा है तुम्हें कि तुमने जो वर्क किया है वो नेगेटिव वर्क है, तभी तो ब्लॉक रुकेगा, तभी तो वो डिस्क रुकेगा। अगर पॉजिटिव वर्क करोगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वो एक्सेलरेट होगा। नेगेटिव वर्क में डेसिलरेट होगा और फाइनली रुक जाएगा। तो हमें बस मैग्नीट्यूड आंसर करना है। मैग्नीट्यूड इज हाउ मच? 3 जूल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसको आप अलग मेथड से भी कर सकते हो। आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, उसके बाद नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करके अल्फा निकाल सकते हो, है ना। उस मेथड से भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वेरी लेंथी मेथड। हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड में सॉल्व करना होता है। चलो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्क डन टू रेज अ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h which is equal to the radius of the earth। भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बट सिंपल है, ऑफ कोर्स सिंपल है। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से बनाया जा सकता है। मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। मेथड 1 हाँ, तो ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है। दिस इज आवर अर्थ। इसके सरफेस पे मास है, इसकी रेडियस को आप आर मान लो, कैपिटल आर। और कुछ डेटा गिवन है क्या? हाँ, जिस मास को आपको उठाना है वो दिया हुआ है स्मॉल m मास फ्रॉम द सरफेस टू अ हाइट h वेयर विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब पहले वो मास यहाँ पे था स्मॉल m, अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देना है। और ये हाइट भी कितनी है? h है, बट h इज इक्वल टू r, तो एक्चुअली r ही है, ठीक है। बात क्लियर है? तो इसमें कितना वर्क लगेगा यही पूछा है भाई। वर्क is always equal to change in potential energy. Work done by external agent is always equal to change in potential energy. अब ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज फर्दर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वर्क डन पूछा है, मतलब इज आस्किंग अस द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर उसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पूछना होगा तो वो एक्सप्लिसिटली लिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करें? तो भाई पोटेंशियल एनर्जी
का फॉर्मूला होता है ड्यू टू 2 पॉइंट मास सिस्टम माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ के मास को कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए भाई, अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अब देखो, हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट दिस पोजीशन, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट दिस पोजीशन और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। सो यू कैन आल्सो ट्राई इट बाय योर ओन। मैं लिख देता हूं, इस पोजीशन को मैं 1 मानता हूं, इस पोजीशन को 2। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 कैन बी रिटन एज हाउ मच? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 कितना होगा? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, स्मॉल r इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ और सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 लिख दिया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 लिखेंगे, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, फिर से ध्यान रखना कि सेंटर से ही लेना है स्मॉल r। जब पॉइंट 2 पे पहुंचा स्मॉल m, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। तो यहाँ पे कितना लिखूं मैं? 2r हो गया। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज डेल्टा u। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द w एंड w विल कम आउट टू बी हाउ मच? आई एम टेलिंग यू, mg r अपॉन 2, mg r अपॉन 2, ठीक है। कैसे आया मैं करके दिखा दूं आपको, ये देखो, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, जी एम एम अपॉन 2r, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। बट आपको ये बात मालूम है ना, देखो आप ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस स्मॉल जी के टर्म्स में है, कैन यू सी? कैपिटल जी इज नॉट इन्वॉल्व इन द ऑप्शंस, तो हमें यहाँ से कैपिटल जी और कैपिटल एम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या आपको ये रिलेशन मालूम है? स्मॉल जी कैन ऑलवेज बी रिटन एज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई? तो gm को फर्दर लिखा जा सकता है स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। अब इस gm की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो w कितना आएगा? mgr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r विच विल फर्दर बी रिटन एज mgr अपॉन 2। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो कहा गया भाई? mgr अपॉन 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3, ठीक है। अभी शॉर्टकट क्या है सुनना, शॉर्टकट सुनना, ध्यान से सुनो। सरफेस से उठा के आप आर हाइट तक ले गए, करेक्ट। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला, डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां से कितना आएगा? एम जी एच की जगह पे कैपिटल आर, एच इज द हाइट विच इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस, है ना। तो 1 प्लस एच अगेन आर, तो आर अपॉन आर। तो भाई कितना आया? mgr upon 2, this is the alternate method, mgr upon 2, this is the change in potential energy, and we know work done equal to change in potential energy which is equal to mgr upon 2। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, बट हमें आना सारे मेथड चाहिए। बट अगर नीट में ये आए तो इस मेथड को फॉलो करना समझदारी है ना। तो इसी मेथड से बनाना, आप एग्जैक्ट आंसर आएगा काफी कम टाइम में, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। अगर दिमाग शॉर्ट कर जाए तो फिर ये मेथड तो है ही, बेसिक मेथड हमारे पास। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो आप। पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, total internal reflection will always occur when the light travels from a denser medium to rarer medium। तो ऊपर denser नीचे rarer, ठीक है। ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लो, TIR तभी होता है जब लाइट denser to rarer medium में जाए। तो ये मानो ये एक पर्टिकुलर एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। जब ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो लाइट in spite of getting into the rarer medium, actual refraction में क्या होता है? there is a change in medium, right?
एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, इस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर सेम मीडियम में रह जाए तो उस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप सोचो, जब भी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंड आई विल टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, है ना। ठीक है, तो जब भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो लाइट जो है, लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम के इंटरफेस के अलोंग चली जाती है, पैरेलल टू द इंटरफेस। एंड यू नो दैट दिस डॉटेड लाइन इज द नॉर्मल, राइट, एंड ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। तो भाई दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे, ब्लू कलर्ड लाइन, दिस इज माय इंसिडेंट रे। तो क्या एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल इन दिस केस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम नॉर्मल से ही करेंगे, ये रहा, which is equal to 90 डिग्री। तो जब भी क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा इंसिडेंट एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बता रहा हूं दो और केस। इफ I is greater than C, then TIR will occur, TIR will occur। और ये जो रे है ना, जो अभी पैरेलल गया था इंटरफेस के, ये वापस उसी मीडियम में चला जाएगा जिससे आया था, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर I C से कम हुआ तो TIR will not occur, मतलब सिंपल रिफ्रैक्शन होगा। ऐसा लाइट ऐसे आया, it is going from denser to rarer, तो it will bend away from the normal like this। ठीक है, तो इन दो केस पे इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। अगर इस पे बने हैं तो इसके बाकी दो केसेस पे भी बन सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाउ मच? 90 डिग्री। तो भाई कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, ये भी काम हो गया। अब आते हैं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्वेश्चन है बच्चों। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में आप पढ़ लो ठीक से। यहाँ पे एक एलईडी बल्ब है, इस बल्ब को जलाना है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, और ये दो की है हमारे, की है यहाँ पे, एक ऑन हो सकता है, एक ऑफ हो सकता है, दूसरा ऑन हो सकता है, पहला ऑफ हो सकता है, या फिर दोनों ऑफ हो सकते हैं, या फिर दोनों ऑन हो सकते हैं। हमें इस सर्किट को एनालाइज करके बताना है कि ये किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं नीट में, तो आप एक समझ लो, सारे बना लोगे ऐसे जब भी आए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है टू मेक अ ट्रुथ टेबल। तो चलो बनाते हैं ट्रुथ टेबल। तो दो इनपुट है हमारे पास, पहला है ए, दूसरा है बी, और आउटपुट क्या है? बल्ब का ग्लो करना आउटपुट है। अगर बल्ब ऑन हुआ तो आउटपुट 1 होगा, बल्ब ऑफ है तो आउटपुट 0 होगा। डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ, 1 स्टैंड्स फॉर ऑन। तो आप ये बताओ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इनपुट के? इनपुट क्या है? ए एंड बी आर द इनपुट, ठीक है, और आउटपुट क्या है? बल्ब का ग्लो करना आउटपुट है। तो भाई क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं? पहला केस हो सकता है ए इज ऑन, बी इज ऑफ, तो ए को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, बी को 0 से। दूसरा केस हो सकता है ए इज ऑफ, बी इज 1, तो ए को 0, बी को 1। तीसरा केस हो सकता है ए एंड बी बोथ आर ऑफ, तो 0 0। चौथा केस हो सकता है ए एंड बी बोथ आर ऑन, तो 1 and 1। बात क्लियर है? अब सुनो, चारों केसेस में हम आउटपुट लिखने की कोशिश करेंगे। पहला केस क्या है, आप ध्यान से देखो, ए इज ऑन, बी इज ऑफ, तो क्या सर्किट कुछ ऐसा होगा, ए को ऑन करेंगे मतलब शॉर्ट सर्किट, और बी ऑफ है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इस बैटरी 6 वोल्ट बैटरी से करंट निकला, ऐसा करंट यहां तक आया, यहाँ पे दो रास्ते मिल रहे हैं। मैं इसको फिर से बना के दिखाता हूं तुम्हें, केस 1 का डायग्राम बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना और अच्छे से क्लियर होगा। A is on मतलब शॉर्ट सर्किट, B is off मतलब ओपन सर्किट, करेक्ट। और इधर क्या सिनेरियो है? इधर यहाँ पे हमारा 6 वोल्ट का बैटरी है, सप्लाई वोल्टेज, ओके। बीच में एक रेसिस्टर है हमारे पास, और नीचे हमारे पास एक एलईडी बल्ब है, और इसका खुद का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, कोई बात नहीं। चलो, दिस इज माय केस 1। ये मैंने कब का डायग्राम बनाया बच्चों? जब स्विच ए इज ऑन एंड स्विच बी इज ऑफ। तो ये ऑफ का सिंबल है ओपन सर्किट, ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो देखो, बल्ब को ग्लो करने के लिए करंट उसके थ्रू फ्लो करना चाहिए, ठीक है, सिंपल रूल है। अभी देखो करंट आ रहा है, बैटरी से निकला करंट यहां तक पहुंचा,
अब इस करंट को, खुद को करंट मान लो, तो तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक दिखेगा इधर और एक दिखेगा इधर, और ये ग्राउंडेड है बच्चों, दिस इज ग्राउंडेड, ठीक है। तो अब अगर तुम करंट होते तो तुम कौन सा रास्ता चूज करते? भाई ये रास्ता टूटा हुआ है, ओपन सर्किट है, आगे डेड एंड है, तुम्हें पहुंचना अल्टीमेटली ग्राउंड में है, अल्टीमेटली हर चार्ज को ग्राउंड में पहुंचना है। दो रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर, ये रास्ते तुम भी चूज नहीं करोगे क्योंकि ये डेड एंड पे खत्म होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाई है, ठीक है। तो यू विल चूज दिस पाथ, राइट। तो ठीक है, ये पाथ चूज किया तो सीधा पास कर गए यहाँ से और ग्राउंड में चले गए, संतुष्टि मिल गई इलेक्ट्रॉन को। अब सुनो, बट क्योंकि करंट हैज पास्ड थ्रू द बल्ब विल ग्लो, मतलब इस सिचुएशन का आउटपुट होगा बल्ब विल ग्लो, दैट इज 1, ठीक है। अगला केस, ए को ऑफ रखा और बी को ऑन रखा। तो अगले केस में आप यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं काफी डिटेल्ड मैनर में समझा रहा हूँ, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 सेकंड लगेगा, ठीक है। ए को ऑफ किया मतलब शॉर्ट सर्किट, बी को ऑन किया कुछ इस तरह से बल्ब, ठीक है। रेसिस्टर्स का कोई काम नहीं है तो मैं बना नहीं रहा हूँ। फिर से करंट यहाँ तक आया, भाई करंट देखेगा दो रास्ते नहीं, एक ही रास्ते, ये तो रास्ता है ही नहीं, डेड एंड है, तो सीधा निकल जाएगा करंट, मतलब बल्ब फिर से ग्लो करेगा, तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब दोनों को ही हमने क्या रखा है, थर्ड केस में दोनों ही स्विचेस ऑफ है, मतलब ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, मतलब इधर कुछ है ही नहीं, तो पूरी करंट ऑब्वियस सी बात है कि सीधा जाएगी बल्ब को क्रॉस करके, मतलब थर्ड केस में भी 1। अब लास्ट केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इसमें मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं अलग स्लाइड में बता रहा हूँ। जब दोनों ही स्विचेस ऑन हो 1 and 1, तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, बोथ विल बिकम शॉर्ट सर्किट स्टूडेंट्स, और ये हमारा बल्ब, ये 6 वोल्ट और ये ग्राउंड। अब सोचो, करंट यहां तक आया, अब इस करंट को दो रास्ते मिले, एक बल्ब वाला, इस पाथ में रेसिस्टर था, यहाँ पे एक रेसिस्टर था, यहाँ पे भी एक रेसिस्टर था, ठीक है। तो जब ये करंट यहां तक पहुंच जाएगा, ध्यान से देखो, इस जंक्शन पे पहुंचेगा, तो इसे दो रास्ते दिखेंगे, एक लेफ्ट वाला, अब ये ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है, ठीक है, और एक ये सीधा पाथ। बट सीधे पाथ में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, सीधे पाथ में एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर इज द हिंड्रेंस। अगर आप रोड पे जा रहे हो तो रेसिस्टर ट्रैफिक का काम करेगा, आप करंट हो, आप जा रहे हो, आपको दो रास्ते दिखेंगे, इधर कोई ट्रैफिक नहीं है, एकदम खुला रोड है, फुल स्पीड पे चला सकते हो, और इधर बहुत ट्रैफिक है ड्यू टू दीज रेसिस्टर्स, तो आप कौन सा पाथ चूज करोगे? जीरो ट्रैफिक वाला पाथ चूज करोगे, राइट। अब कोई कोई ये मत बोलना सर ये पाथ लंबा है, मैं लंबा पाथ क्यों लूं? करंट के लिए कोई भी पाथ लंबा नहीं होता है, द फ्लो ऑफ करंट इज इंस्टेंटेनियसली, है ना, इंस्टेंटेनियसली फास्ट होता है, स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग वो ट्रेवल करती है, तो उसके लिए कोई पाथ लंबा और छोटा नहीं है, बस रेसिस्टेंस देखेगा करंट, तो करंट विल फाइंड कि भाई ये पाथ सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस है, तो इट विल बाईपास, ऐसे सर्किट को बाईपास सर्किट भी बोलते हैं बच्चों, तो इट विल बाईपास थ्रू दिस वन, बाईपास थ्रू द बल्ब, ठीक है, और यहाँ से निकल के चला जाएगा, तो बल्ब के थ्रू करंट फ्लो नहीं किया, मतलब करंट इज जीरो, मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो। इसका मतलब इस केस का आउटपुट क्या होगा बच्चों? इस केस का आउटपुट होगा 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन से गेट के ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोच के देखो कौन से गेट का ट्रूथ टेबल ऐसा दिखता है, अगर आप सोच लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सोचो, वन, पहला मैं बताता हूं कैसे याद करना है, 1 into 0 इज 0, 0 का बार, 0 पे बार लगाओगे तो 1 आएगा, करेक्ट है ना। अगला देखो, 0 into 1 इज 0, 0 पे बार करोगे मतलब उसका टॉगल करोगे तो 1 आएगा। थर्ड केस देखो, 0 into 0 0, उस पे बार लगाओगे तो 1 आएगा। फोर्थ केस देखो, 1 into 1 is 1, अब उसका बार करोगे तो 0, मतलब चारों ही केसेस में हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया फिर बार लगाया, मतलब क्या मैं आउटपुट को लिख सकता हूं ऐसे, ध्यान से देखना, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके ऊपर बार लगा दो, तो ये कौन सा गेट होता है? NAND गेट। NAND गेट इज मेड अप ऑफ नॉट
प्लस एंड। तो एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, नॉट का मतलब बार। तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर बार लगा दो, काम खत्म, है ना। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नैंड गेट। आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में, आप ट्राई करना, सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे क्वाइट इजीली। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। हमारे पास और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, वी विल कीप डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस रेगुलर। आई ट्राई टू ब्रिंग दिस रेगुलरली, ताकि नीट के पहले आपके पूरे क्वेश्चन बैंक रिवाइज हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने नोटिस किया होगा, नॉट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशंस, आई विल अंडरलाई ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल, जो भी इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उसके अकॉर्डिंग अगले साल क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी, ठीक है। तो आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू। Okay guys, bye bye, take care, see you again. And yes, last but not the least, if you like the video, do not forget to share and subscribe. Thank you so much, take care, bye bye.